हेलो एवरीवन, हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि हम आजकल नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह वर्ल्ड का स्पेशली इंडिया का वेदर पैटर्न पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। गर्मी में बेमौसम पानी आना, बारिश के समय सूखा पड़ना या फ्लड का आना, ठंड में गर्मी पड़ना और भी कई डिस्टर्बेंस हम क्लाइमेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पूरे कैटास्ट्रॉफी का कारण क्लाइमेट चेंज है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये अर्थ के लिए सबसे कंसर्न टॉपिक में से एक है। हम जिस तेज़ी से मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से अर्थ हीट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ अर्थ को हीट नहीं कर रही है, वो हमारे रिसोर्सेज को भी कंटिन्यूसली ख़त्म कर रही है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हमें बात करनी चाहिए। तो ये वीडियो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग 2023। थर्ड, इसके इफेक्ट्स। और लास्ट, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो कई कारणों से होता है, पर सारे रीजन अल्टीमेटली एक ही तरीके से काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करके। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को ले लेते हैं, तो जैसे जैसे उसमें काम चलता है वो कुछ गैसेस को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करती रहती हैं, और वो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सनलाइट और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट ट्रैपर का काम करती हैं। जनरली ये रेडिएशन स्पेस में वापस चली जाती हैं, पर ये पॉल्यूटेंट्स जो कि सालों तक या सेंचुरीज तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रह सकते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और प्लैनेट को और गर्म बना देते हैं। अगला पॉइंट, स्टडीज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग 2023। ग्लोबल वार्मिंग प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि 1850 से 1900 के बीच में था। तब से अब तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रफली 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जो कि करंटली 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड से बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज 2023, जिसे AR6 भी कहते हैं, उसे मार्च में रिलीज किया गया था। उसके हिसाब से वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर रीजन में ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से क्लाइमेट में कई रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट को लगभग 195 मेंबर्स के एक्सेप्टेंस में स्विट्जरलैंड में मीटिंग के बाद रिलीज किया गया था, और इस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अपकमिंग डेकेड ह्यूमैनिटी के लिए कोड रेड है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो प्लैनेट में कई रिवर्सिबल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि हमारी अर्थ जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लिमिट को हिट करने वाली है। 1.5 डिग्री लिमिट हमें एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा दी गई है, जिसका मतलब ये है कि हमें अर्थ को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट होने से 2050 तक रोकना होगा, अगर हम आने वाले समय में डिजास्टिंग इफेक्ट्स को रोकना चाहते हैं तो। पर इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ग्लोबल टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाएगा, जिस हिसाब से हम डेली एमिशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन अगर हम बीते हुए कुछ सालों की भी बात करें तो हर साल पिछले साल के मुकाबले खराब ही होता चला जा रहा है। द ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट के अकॉर्डिंग 93% चांस है कि 2022 से 2026 के बीच एक साल अब तक का रिकॉर्ड किया हुआ सबसे गर्म साल बन जाएगा। अभी तक ये रिकॉर्ड 2016 के नाम है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 0.99 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। कोई भी इस रिकॉर्ड को टूटते हुए नहीं देखना चाहेगा। क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमें गर्मी महसूस नहीं करवा रहा है, पर इसके इफेक्ट्स हमारे नेचर और रिसोर्सेज को बैडली हार्म कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोक रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसके इफेक्ट्स को और डीपली समझना चाहिए। तो चलिए हमारे थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बचपन में मुझे लगता था कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ प्लैनेट के टेम्परेचर को बढ़ाता है, पर वो सिर्फ आधी स्टोरी थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ता गया मुझे पता लगा कि ये फ्लड्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, एयर करंट और एक्सट्रीम ड्रॉट्स जैसे कंडीशंस का भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर मुझे इसका कारण भी समझ में आया कि गर्म एटमॉस्फेयर ज़्यादा पानी को रोक कर रखता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हेवी रेनफॉल। वैसे हेवी रेनफॉल से डायरेक्टली फ्लड्स नहीं आती, पर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ तक कि नॉर्मल रेनफॉल से भी फ्लड्स आ सकती हैं, खासकर उस जगह पर जहाँ पहले से ही इंटेंस रेनफॉल की वजह से स्टॉर्म सर्ज या फ्लैश फ्लड्स जैसी कंडीशंस आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में 1901 से लेकर अभी तक टेम्परेचर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है, और इसके रिस्पॉन्स में वहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन भी 2.4 इंचेस तक बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू IPCC, वंस इन अ डेकेड हेवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स 1.3 टाइम्स बढ़ चुके हैं, और रेनफॉल भी 6.7% तक बढ़ चुकी है। और ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि 21st सेंचुरी में ही हेवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से 3 गुना तक बढ़ जाएंगे।
बाकी नेचुरल डिजास्टर जैसे एयर करंट्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की बात करें तो ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि इस सेंचुरी के एंड तक अभी के मुकाबले 40% ज़्यादा स्टॉर्म्स एक्सपीरियंस करने होंगे। और इसके अलावा हम कई प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्शंस को भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि कई क्लाइमेटोलॉजिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगभग 1/3 प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज 2050 तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसी पेस में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो अर्थ की हीट होने से सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बल्कि हमारे सर्वाइवल में भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर किसी तरीके से हम एमिशंस को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या वो पहले जैसा क्लीन हो जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हो कि नहीं कि नेचर हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहता है। आज कल अभी हर वक्त नेचर नेवर स्टॉप्स, पर पॉइंट ये है कि वो प्रोसेस स्लो है और इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं दे सकती। इट टेक्स सम टाइम, और उसी के ऑपोजिट हम अपने एमिशंस को टाइम बाय टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। तो नेचर को हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, पर अगर हम इनडायरेक्टली नेचर को इस प्रोसेस में हेल्प करें तो हम डेफिनेटली हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एंड प्रोमोटिंग साइकिल्स, भले ही ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिल का यूज़ करें। ये दो तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट कि ये कोई कार्बन गैसेस को रिलीज नहीं करेगा, और दूसरा कि हम थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आई थिंक हमें नेदरलैंड से कुछ सीखना चाहिए। वहाँ रोड पर जितने व्हीकल्स हैं उतनी ही साइकिल्स भी हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट कार पार्किंग चार्जेस को बढ़ाकर और पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक्स जो कि पूरे कंट्री में फैले हुए हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को चलाकर साइकिल्स को प्रमोट भी करती हैं। दूसरा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके, जैसे कि सोलर प्लांट्स को हमारे घर में इंस्टॉल करके, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी से घर में इलेक्ट्रिसिटी देकर, ताकि हम बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकें। लास्ट और अल्टीमेट वे है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना और डिफॉरेस्टेशन को स्ट्रिक्टली रोक देना, क्योंकि हम जितना भी एयर को आर्टिफिशियली प्यूरिफाई कर लें, जो कि हम हमारे घर में भी करते हैं, पर ये फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि नेचर इस प्लानट का सबसे बड़ा प्यूरिफायर है और इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम सब ये फैक्ट जानते हैं कि ये सब इतना जल्दी अचीव नहीं किया जा सकता, पर हमें फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा। देखिए, अर्थ ही है जो कि हम सब के लिए कॉमन है, चाहे हम अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में रहते हों या हमारे रिलीजन्स अलग हों, पर अगर अर्थ को कुछ होता है तो हम सबको इक्वली सफ़र करना होगा। सो होप यू लाइक द वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। कैच यू लेटर।